क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक इंसान जो कुछ भी पढ़ता है ना, उसका लगभग 90% हिस्सा उसका दिमाग जानबूझकर डिलीट कर देता है। हाँ, और अक्सर लोग इसे अपनी कमजोरी याददाश्त मान लेते हैं। बिल्कुल। जबकि असल समस्या ये है ही नहीं। समस्या ये है कि हम सदियों से ना दिमाग को एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बस उसमें डेटा भरते जाओ। सही कहा। जबकि वास्तव में ये एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है, कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं। हाँ, और यही बात मुझे बहुत हैरान करती है। मतलब पारंपरिक क्लासरूम का वो नज़ारा सोचिए, जहाँ सामने एक शिक्षक लगातार बोल रहा है और दर्जनों छात्र बस चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। एकदम 100% गलत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैविक रूप से या बायोलॉजिकली कहें तो इंसान का दिमाग इस तरह से निष्क्रिय होकर या पैसिव मोड में सीखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। जिसे हम रटने वाली शिक्षा या रोट लर्निंग कहते हैं ना, वो असल में दिमाग की प्राकृतिक बनावट के बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करती है। और यही आज के इस पूरी गहरी छानबीन का केंद्र बिंदु है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर के हर पहलू पे चर्चा करने वाले हैं। ये पेपर शिवा नारायण द्वारा टेक्सला रिसर्च पेज साइट पर प्रकाशित हुआ है। जी, और इस पेपर का नाम है मेटाकॉग्निटिव इंजन एंड ब्रेन पेज थ्योरी। बिल्कुल। और मैं सुनने वालों को ये स्पष्ट कर दूं कि आज हमारा मिशन सिर्फ इस थ्योरी का पक्ष लेना या इसे प्रमोट करना नहीं है। हम निष्पक्ष होकर सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिसर्च कह क्या रही है। हाँ, मतलब हमें ये देखना है कि ये पेपर दिमाग के काम करने के तरीके को कैसे समझाता है। सही कहा, कि कैसे ज्ञान सिर्फ कानों से सुनकर नहीं बल्कि शरीर से कुछ करके हासिल होता है। और कैसे कोई भी व्यक्ति एक निष्क्रिय श्रोता से एक सक्रिय नॉलेज इंजीनियर बन सकता है। इस रिसर्च पेपर की सबसे बड़ी खूबी ही यही है। मतलब ये ना शिक्षा को सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया मानने की जो हमारी पुरानी धारणा है, उसे पूरी तरह तोड़ देता है। अच्छा, तो ये उसे क्या मानता है? ये स्थापित करता है कि सीखना मुख्य रूप से एक शारीरिक और जैविक प्रक्रिया है। जब कोई इंसान कुछ नया सीखता है ना, तो उसके दिमाग के अंदर रासायनिक और शारीरिक स्तर पर असली बदलाव होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो चलिए इस बदलाव की शुरुआत से बात करते हैं। मैंने इस पेपर में पढ़ा कि ये सीधे तौर पर इस बात को खारिज करता है कि 21वीं सदी में रटने से कोई काम बन सकता है। बिल्कुल, रटना अब काम नहीं आने वाला। हाँ, और इसकी बजाय ये एक बिल्कुल नए मॉडल की बात करता है जिसे लर्नोग्राफी नाम दिया गया है। जी, लर्नोग्राफी। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, ये टीचर सेंटर्ड या कहें कि शिक्षक केंद्रित पढ़ाई को पूरी तरह से हटाकर स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल की वकालत कर रहा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है तो क्या वहाँ पूरी तरह अराजकता नहीं फैल जाएगी? मतलब अगर छात्र खुद ही सब कर रहे हैं तो फिर स्कूल का क्या मतलब रह जाता है? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन लर्नियोग्राफी का मतलब अराजकता या कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। इसका असली मतलब है जिम्मेदारी का हस्तांतरण। जिम्मेदारी का हस्तांतरण मतलब जिम्मेदारी छात्रों को दे दी जाती है। बिल्कुल। पारंपरिक ढांचे में क्या होता है, शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो जानकारी देता है और छात्र उसे बस ग्रहण करते हैं। लेकिन लर्नियोग्राफी में फोकस पढ़ाने से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर आ जाता है। समझ रही हूँ। इसमें ना छात्रों को टेक्सला टीचर्स या छोटे शिक्षक कहा गया है। ये असल में प्री ट्रेन्ड स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना ज्ञान खुद कैसे बनाना है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि उस क्लासरूम में जो मुख्य शिक्षक मौजूद है उसकी सत्ता तो खत्म हो गई? एक तरह से हाँ। फिर वो शिक्षक वहाँ क्या कर रहा है? वो बस खड़ा है? नहीं, उनकी भूमिका खत्म नहीं होती, बल्कि देखा जाए तो वो एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं। वो कैसे? वो अब भाषण देने वाले लेक्चरर नहीं रहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से वे सब्जेक्ट मॉडरेटर्स या ट्रांसफर बुक मॉडरेटर्स बन जाते हैं। मॉडरेटर्स। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे खेल के मैदान में कोच या अंपायर होता है ना, वो खुद नहीं खेलता, लेकिन वो ये सुनिश्चित करता है कि खेल सही तरीके से हो। अच्छा, तो शिक्षक अब खिलाड़ी नहीं बल्कि कोच बन गए हैं। बिल्कुल सही। उनका काम सीखने का माहौल सही बनाए रखना है, और जब छात्र कहीं अटक जाएं तो उन्हें सही दिशा दिखाना है। ज्ञान को उनके दिमाग में जबरदस्ती डालना अब उनका काम नहीं है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ तो पारंपरिक शिक्षा एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें छात्र सिर्फ पैसेंजर सीट पर बैठा है ना? हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है। सफर खत्म होने के बाद
उसे रास्ते का एक मोड़ भी याद ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि उसे रास्ता याद रखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये जो नया लर्नोग्राफी सिस्टम है, ये सीधे छात्र के हाथ में स्टीयरिंग व्हील दे देता है। अब उसे खुद गाड़ी चलानी है। और मजेदार बात यह है कि जब स्टीयरिंग हाथ में होता है ना, तो पूरा शरीर उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। शरीर कैसे हिस्सा बन जाता है? देखिए, जब कोई इंसान पैसेंजर सीट पर होता है तो उसका दिमाग आराम की स्थिति में यानी पैसिव मोड में चला जाता है। लेकिन जब वो खुद ड्राइव कर रहा होता है तो उसकी आंखें, उसके हाथ, पैर सब सक्रिय होते हैं। बिल्कुल, उसका पूरा ध्यान सक्रिय होता है। और इसी पूरी शारीरिक सक्रियता को रिसर्च पेपर में मोटर बेस्ड लर्निंग का नाम दिया गया है। मोटर बेस्ड लर्निंग। और मुझे लगता है कि यहीं से इस थ्योरी का सबसे चर्चित हिस्सा सामने आता है, जिसे ब्रेन पेज थ्योरी कहा गया है। जी, ब्रेन पेज थ्योरी इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। अगर छात्र के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, तो वो क्लासरूम में असल में कर क्या रहा है? वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है। स्रोतों के अनुसार ब्रेन पेज बनाने का मतलब है सक्रिय होकर अपने हाथों से लिखना, चित्र बनाना, डूडल करना और भौतिक मॉडल तैयार करना। सही है। लेकिन अगर कोई छात्र क्लास में बैठकर सिर्फ पेजों पर डूडल बना रहा है, तो क्या वो वाकई सीख रहा है? आपका संदेह लाजमी है। क्योंकि मुझे याद है पुराने समय में अगर कोई छात्र क्लास में चित्र बनाता हुआ पकड़ा जाता था ना, तो उसे सीधा क्लास से बाहर कर दिया जाता था। हाँ, ये हम सबके साथ हुआ है। लेकिन यहाँ डूडल करने या चित्र बनाने का मतलब ख्यालों में खोकर कुछ भी आड़ा तिरछा बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसे शारीरिक रूप से कागज पर उतारना। जब कोई छात्र अपने हाथों से एक कॉन्सेप्ट का डायग्राम बनाता है ना, तो वो असल में अपने दिमाग में न्यूरल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। न्यूरल स्ट्रक्चर, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ हाथ से लिखने भर से दिमाग की बनावट में बदलाव आने लगता है? बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को एक नई डिश बनानी है। ठीक है। वो एक किताब में उसकी रेसिपी पढ़ता है। क्या सिर्फ रेसिपी पढ़ लेने से वो एक अच्छा शेफ बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, जब तक वो खुद बनाकर नहीं देखेगा। एकदम सही। जब वो खुद रसोई में जाता है, अपने हाथों से सब्जियां काटता है, मसालों को मिलाता है, आंच को कम ज्यादा करता है, तब वो शारीरिक रूप से उस प्रक्रिया को जी रहा होता है। हाँ, वो अनुभव उसके हाथों में आ जाता है। बस यही ब्रेन पेज थियरी है। जब कोई छात्र हाथ से लिखता या मॉडल बनाता है, तो वो सिर्फ जानकारी को देख नहीं रहा होता, वो उसे शारीरिक रूप से महसूस कर रहा होता है। तो इस शारीरिक गतिविधि का हमारे दिमाग के अंदर के सर्किट से आखिर क्या लेना देना है? कुछ वैज्ञानिक कनेक्शन है इसका? बहुत गहरा कनेक्शन है। न्यूरोलॉजी के अनुसार जब हाथ और आंखें एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो दिमाग के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, कौन से 3 हिस्से? और कमाल की बात यह है कि ये हिस्से सिर्फ याददाश्त के लिए नहीं बने हैं, ये गति और संतुलन के हिस्से हैं। इनमें सबसे पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम, इसका मुख्य काम क्या होता है? सेरिबेलम का काम है मोटर सटीकता, यानी हमारे शारीरिक मूवमेंट्स का संतुलन बनाए रखना। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान पहली बार जूतों के फीते बांधना सीखता है, तो उसे बहुत सोचना पड़ता है। उंगलियों को कैसे घुमाना है, कहाँ से पकड़ना है। हाँ, बच्चों को कितनी दिक्कत होती है शुरुआत में। बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद सेरिबेलम उस मूवमेंट को इतनी सटीकता से याद कर लेता है कि वो इंसान बिना देखे ही किसी से बात करते हुए भी फीते बांध सकता है। अरे वाह, मैं समझ गई। यानी जब छात्र लिख रहा होता है, तो सेरिबेलम उस लिखने की शारीरिक कला को, उस मूवमेंट को संभाल रहा होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, ये क्या करता है? ये प्रोसीजरल मेमोरी या प्रक्रियात्मक याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। आसान भाषा में कहूं तो ये तय करता है कि किसी काम को कैसे करना है। कोई उदाहरण? जैसे साइकिल चलाना। हाँ। एक बार जब आपका शरीर साइकिल चलाना सीख जाता है, तो बेसल गैंग्लिया उस जानकारी को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। अब 20 साल बाद भी साइकिल चलाएंगे तो गिरेंगे नहीं। हाँ, ये बात तो है, शरीर कभी नहीं भूलता। और वो तीसरा हिस्सा कौन सा था? तीसरा है हिप्पोकैम्पस। इसका काम है स्थानिक और वर्णनात्मक मैपिंग करना। मैपिंग मतलब नक्शा बनाना। हाँ, मतलब जो जानकारी आपको मिल रही है उसे एक नक्शे की तरह दिमाग में सही जगह पर सजाना।
ये सच में चौंकाने वाला है। मतलब जरा सोचिए, जब कोई छात्र क्लास में सिर्फ एक पेन पकड़ के गणित का कोई फॉर्मूला लिख रहा है या विज्ञान का कोई डायग्राम बना रहा है, हाँ, तो उसका सेरिबेलम उसकी उंगलियों को कंट्रोल कर रहा है। बेजल गैंग्लिया उस फॉर्मूले को कैसे हल करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया को याद कर रहा है, और हिप्पोकैम्पस उस पूरे फॉर्मूले का एक नक्शा दिमाग में छाप रहा है। सटीक रूप से यही हो रहा है। और जब ये तीनों हिस्से एक साथ एक ही ताल में काम करते हैं ना, तो वो जानकारी सिर्फ कुछ घंटों के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रुकती। तो वो कहाँ जाती है? वो बहुत गहराई में जाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोड हो जाती है, और इसी एनकोडिंग को ब्रेन पेज का निर्माण कहा जाता है। दिमाग में उस विषय का एक ऐसा स्थायी पेज बन जाता है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। ये थ्योरी तो इस बात को पूरी तरह से साबित कर देती है कि सीखना सिर्फ आंखों या कानों का काम नहीं है, ये उंगलियों और मांसपेशियों का भी काम है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक पेंच लग रहा है। क्या पेंच? अगर ब्रेन पेज थ्योरी हमारी गाड़ी का इंजन है और हम पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि हम सही मंजिल पर ही पहुंचेंगे? बहुत सही सवाल। मेरा मतलब है, एक छात्र बहुत मेहनत से लिख सकता है, बहुत सारे डायग्राम बना सकता है, लेकिन अगर उसकी दिशा ही गलत हो, अगर वो गलत फॉर्मूला बार बार लिख रहा हो, तो ये सारी शारीरिक गतिविधि तो बेकार हो जाएगी ना? ये बहुत ही शानदार बिंदु है, और यहीं पर इस रिसर्च पेपर का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। मेटाकॉग्निटिव इंजन। बिल्कुल, मेटाकॉग्निटिव इंजन। केवल मोटर एक्शन या शारीरिक गतिविधि काफी नहीं होती, उस गतिविधि को एक दिशा की, एक नियंत्रण की जरूरत होती है। मैंने स्रोतों में मेटाकॉग्निशन के बारे में पढ़ा है। वहां इसे जिस तरह से परिभाषित किया गया है, वो सुनने में थोड़ा दार्शनिक या फिलोसॉफिकल लगता है। क्या परिभाषा दी गई है? उसमें लिखा है, अपनी ही सोच के बारे में सोचना। हाँ, ये सुनकर मुझे ना इंसेप्शन जैसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आती है, जहाँ कोई एक सपने के अंदर सपना देख रहा होता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या ये असल में इतना ही जटिल है? हाँ, ये सुनने में दार्शनिक या साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये बहुत ही व्यावहारिक चीज है। अच्छा। ये पूरी तरह से दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा संचालित होता है। आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दिमाग का सीईओ मान सकती हैं। सीईओ? जो फैसले लेता है। हाँ। मेटाकॉग्निशन का मतलब कोई जादू नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति अंधाधुंध काम नहीं कर रहा है, वो काम करते हुए बीच में रुकता है और खुद से सवाल पूछता है। कैसे सवाल? जैसे, मैं ये तरीका क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या ये काम कर रहा है? या क्या मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूँ? अरे वाह! अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी पर वापस जाएं, हाँ। तो अगर ब्रेन पेज थ्योरी गाड़ी का इंजन और हार्डवेयर है जो हमें तेज रफ्तार दे रहा है, हाँ, तो क्या मेटाकॉग्निटिव इंजन उस गाड़ी का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है? बहुत खूब। ये जीपीएस की तुलना बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना जीपीएस के दमदार इंजन होने के बावजूद भी बिल्कुल गाड़ी किसी गलत शहर में पहुंच सकती है। एकदम सही। इस मेटाकॉग्निटिव इंजन या जीपीएस के काम करने के 3 बहुत ही स्पष्ट चरण होते हैं। वो 3 चरण क्या हैं? पहला चरण है योजना बनाना या प्लानिंग, कि मुझे कौन सा विषय समझना है और मेरी मंजिल क्या है। ठीक है। दूसरा चरण है मॉनिटरिंग करना या मॉनिटरिंग, सीखते समय ये जांचना कि क्या जो तरीका मैं अपना रहा हूं वो सही नतीजे दे रहा है। जैसे रास्ते में चेक करना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। और तीसरा चरण है मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएटिंग, काम पूरा होने के बाद ये देखना कि क्या वो बात सच में समझ आ गई या कहीं कोई कमी रह गई। स्रोतों में एक बहुत ही तकनीकी लगने वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा शब्द? GOTO। GOTO यानी गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन। ये मेटाकॉग्निशन से कैसे जुड़ता है? ये जो GOT है ना, ये मेटाकॉग्निशन का व्यवहारिक रूप है। कैसे? देखिए, पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक बोर्ड पर एक लक्ष्य लिख देता है और सारे छात्र बस उसका आंख बंद करके पालन करते हैं। लेकिन गोटो मॉडल में छात्र खुद अपने लक्ष्य तय करते हैं। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए 7वीं कक्षा का कोई छात्र गणित में अलजेब्रा का कोई बहुत मुश्किल सवाल हल कर रहा है। ठीक है, तो वो गोटो और मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल एक साथ कैसे करेगा? अच्छा उदाहरण है। देखिए, एक पारंपरिक छात्र जब अलजेब्रा के सवाल में अटकेगा तो वो क्या करेगा? वो या तो उसे छोड़ देगा या सीधा शिक्षक के पास जाएगा कि सर बता दीजिए क्या करना है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जो छात्र मेटाकॉग्निटिव इंजन का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो अलग तरह से प्रतिक्रिया देगा। वो पहले एक लक्ष्य तय करेगा, ये गोटू है, फिर वो एक फॉर्मूला लगाएगा,
और अगर जवाब गलत आया तो? अगर जवाब गलत आता है तो वो निराश होकर बैठेगा नहीं, वो अपनी ही सोच की निगरानी करेगा। वो सोचेगा मैंने x की वैल्यू यहाँ गलत रखी, शायद इसलिए जवाब नहीं आया। मतलब वो खुद अपनी गलती पकड़ेगा? बिल्कुल, वो खुद गलती पकड़ेगा, अपनी रणनीति बदलेगा और नया तरीका आजमाएगा। ये तो बहुत ही बड़ी आजादी है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे किसी लाल पेन वाले शिक्षक की जरूरत ही नहीं है जो उसकी कॉपी में गलतियों पर बड़े बड़े गोले लगाए। सही कहा, वो खुद अपना सबसे बड़ा समीक्षक और मार्गदर्शक बन जाता है। वो सिर्फ एक सवाल हल नहीं कर रहा है, वो समस्या को सुलझाने की कला सीख रहा है। और यही आजादी, यही ऑटोनॉमी लेनोग्लशी की जान है। जब किसी को अपनी गलतियां खुद पकड़ने और सुधारने की आजादी मिलती है ना, तो उसका आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों बहुत गहरे स्तर पर स्थापित हो जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इस रिसर्च के दोनों मुख्य हिस्से आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो कैसे? देखिए, हमारे पास एक तरफ ब्रेन पेज थियरी है जो मोटर साइंस के जरिए एक बहुत ही मजबूत हार्डवेयर और लॉन्ग टर्म मेमोरी तैयार कर रही है। हाँ। दूसरी तरफ हमारे पास मेटाकॉग्निटिव इंजन है जो एक जीपीएस की तरह उस याददाश्त और मेहनत को सही दिशा में नेविगेट कर रहा है। बिल्कुल सही समेटा आपने। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये दोनों इंजन और जीपीएस एक साथ अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं तो आखिरी नतीजा क्या निकल कर आता है? जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो जो परिणाम सामने आता है उसे ट्रांसफर लर्निंग या नॉलेज ट्रांसफर कहा जाता है। ट्रांसफर लर्निंग? हाँ। और सच कहा जाए तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए। क्या इसका मतलब ज्ञान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह इस्तेमाल करना है? बिल्कुल। देखिए, अकेले ब्रेन पेज से कोई व्यक्ति किसी एक चीज को बहुत अच्छे से याद कर सकता है, अकेले मेटाकॉग्निशन से वो बहुत अच्छी योजना बना सकता है। लेकिन जब इन दोनों का तालमेल होता है ना, तब वो इंसान किसी एक क्लास या विषय में सीखी हुई बात को उठाकर किसी बिल्कुल नई और अनजान परिस्थिति में इस्तेमाल कर पाता है। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने क्लासरूम में गणित का कोई जटिल फॉर्मूला सीखा है तो वो सिर्फ उस फॉर्मूले को परीक्षा के पेपर पर उल्टी करके नहीं आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब उसे असल जिंदगी में अपने पहले घर का बजट बनाना होगा या कोई नया बिजनेस शुरू करते समय आर्थिक जोखिम का अंदाजा लगाना होगा, तो वो उस क्लासरूम वाले फॉर्मूले को अपनी असल जिंदगी की समस्या पर ट्रांसफर कर पाएगा। क्या बात है! यही वो अंतर है जो एक रट्टू तोते और एक नॉलेज इंजीनियर के बीच होता है। एक नॉलेज इंजीनियर जानकारी के टुकड़ों को सिर्फ जमा नहीं करता, वो उन टुकड़ों को जोड़कर नए आइडिया और समाधान बनाता है। इस रिसर्च पेपर में एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो सीधे तौर पर इस नॉलेज ट्रांसफर को और भी तेज कर देता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो छोटे शिक्षकों या मॉडल स्टूडेंट्स के बारे में। हाँ, टैक्सिला टीचर्स छात्र अपने ही साथ पढ़ने वाले दूसरे छात्रों को यानी अपने पेयर्स को कोई विषय पढ़ाते हैं तो ये मेटाकॉग्निटिव लूप को सबसे ज्यादा मजबूत करता है। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है। अगर न्यूरोलॉजी की नजरिए से देखा जाए ना, तो किसी दूसरे इंसान को कुछ समझाना या पढ़ाना इंसानी दिमाग द्वारा की जाने वाली सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। अच्छा, खुद समझने से भी ज्यादा मुश्किल? बहुत ज्यादा। जब एक छात्र दूसरे छात्र को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है तो उसका मेटाकॉग्निटिव इंजन अपनी चरम सीमा पर काम कर रहा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी समझ का नहीं बल्कि सामने वाले की नासमझी का भी अंदाजा लगाना होता है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। उसे लगातार अपनी सोच की निगरानी करनी पड़ती है। वो सोचता है कि सामने वाले को मेरी कौन सी बात समझ नहीं आ रही, मैं इस मुश्किल शब्द को किस आसान उदाहरण से बदल सकता हूँ। हाँ, ये तो एक तरह का मेंटल जिम्नास्टिक्स हो गया। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में जो छात्र पढ़ा रहा है ना, उसके दिमाग में बने हुए ब्रेन पेज और भी ज्यादा गहरे और पक्के हो जाते हैं। ये ज्ञान को परखने की सबसे बेहतरीन कसौटी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम सुनने वालों के लिए इस पूरे रिसर्च पेपर के सार को एक जगह समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सीखना कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग में उंडेल सके। बिल्कुल नहीं। चाहे वो दुनिया का सबसे महान शिक्षक ही क्यों न हो। ज्ञान कोई पानी नहीं है और दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है। और यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। सीखना एक पूरी तरह से सक्रिय शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। जब मोटर साइंस यानी हाथों से लिखना, चित्र बनाना और शारीरिक रूप से शामिल होना, इसका संगम आत्म मूल्यांकन के साथ होता है, यानी अपनी ही सोच पर नजर रखने वाले मेटाकॉग्निशन के साथ, बिल्कुल, तभी असल में डीप लर्निंग घटित होती है। ये वाकई पारंपरिक स्कूलों को सिर्फ जानकारी परोसने वाली जगहों से हटाकर
ज्ञान निर्माण की असली प्रयोगशालाओं में बदलने का एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक तर्क है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक ऐसा वातावरण जहां दिमाग के जैविक नियमों का सम्मान किया जाए, न कि उनके खिलाफ जाकर रट्टा मारने पर जोर दिया जाए। ये शिक्षा के भविष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोतों में उल्लिखित एक छोटे से लेकिन बेहद क्रांतिकारी बिंदु पर ध्यान खींचना चाहती हूँ। जी बताइए। ये एक ऐसा विचार है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव को हिला सकता है। पेपर के आखिरी हिस्से में एक कॉन्सेप्ट का जिक्र है, 1 डे 1 बुक स्कूल सिस्टम। यानी एक दिन एक किताब। हाँ, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो सुनने में असंभव लगता है। असंभव लगता जरूर है, लेकिन इस थ्योरी के आधार पर यह पूरी तरह से मुमकिन है। ये सच में सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंसान सही मायने में अपने हाथों से ब्रेन पेज बनाने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर ले, हाँ, और उसका मेटाकॉग्निटिव इंजन बिना किसी बाहरी मदद के पूरी क्षमता से काम करने लगे, तो क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में सीखने के लिए महीनों तक किसी क्लासरूम में बैठने की जरूरत ही न पड़े? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी शिक्षक के केवल अपने दिमागी इंजन के बल पर एक पूरी की पूरी किताब का ज्ञान केवल एक ही दिन में डिकोड कर सकता है? क्या ये उस भविष्य की शिक्षा का ब्लूप्रिंट है जहां पारंपरिक स्कूल पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगे? ये विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस थ्योरी के साथ ही जन्म लेता है और भविष्य की अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वैचारिक चुनौती के साथ जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ रही हूँ, स्रोतों की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।